वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम अब बात करेंगे डेंटल इश्यूज़ पे, जिसमें मेनली हम बात करेंगे अलाइनमेंट ऑफ टीथ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साहिबा सबसे पहले तो अलाइनमेंट ऑफ टीथ की इम्पोर्टेंस क्या है? ना कराएं, लीव इट द वे इट इज। देखिए, अलाइनमेंट ऑफ टीथ जो है वो इम्पोर्टेंट इस तरह है बिकॉज इट ऑक्लूजन यानी कि दांत आपस में जो सही से मिलते हैं तो उससे आपका फंक्शन आसान होता है, आपकी स्पीच आसान होती है और लाइफ्स ईजियर। उसके अलावा अगर आपकी अलाइनमेंट मतलब थोड़ी बहुत हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, तो उसके लिए जो है वो आप ना भी कराएं, लेकिन लेटर ऑन इन द लॉन्ग रन वो इट लीड्स टू पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स। आपको भी पता होगा कि वो पेरिडोंटल इश्यूज़ आ जाते हैं, आपके दांत जो हैं, क्योंकि दांत आपने अक्सर देखा होगा क्राउडिंग, जैसे हम टर्मिनोलॉजी में, हम अपनी टर्मिनोलॉजी में क्राउडिंग कहते हैं, लेकिन दांतों का आगे पीछे होना और टाइट कांटेक्ट उनकी वजह से, जगह की कम होने की वजह से आपस में वो अलाइनमेंट सही नहीं होती, जिसकी वजह से होता ये है कि वो क्लीनिंग सही नहीं हो सकती क्योंकि अवेयरनेस इतनी नहीं है। अब ज़्यादातर लोग ब्रशिंग वंस अ डे कर रहे हैं, बट वो फ्लॉस भी तो नहीं कर फ्लॉस पाते, भी नहीं करते, जिसकी वजह से जो है वो कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो है वो चीज़, खाना वगैरह फंस जाता है, फूड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो इन द लॉन्ग रन आपका केरियस हो जाते हैं दांत, यानी कि कीड़ा लग जाता है दांत में। और इस तरह और भी आपकी दांतों की जड़ें जिस तरह पेरिडोंटल फाइबर्स वगैरह उनको कनेक्ट करते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दांत हिलने लगते हैं दांतों की सफाई ना होने की वजह से, और कैलकुलस वगैरह प्लाक इस पे एक्यूमुलेट होता है। तो इन द लॉन्ग रन इट्स नॉट गुड, बट वही मैंने कहा कि हर बंदे का अपना होता है और फिर एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक नीड्स के हवाले से कि किस बंदे को कितनी जो है वो नीड है फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहलाती है, उसमें जो है वो हम अलाइन कर देते हैं दांतों को ब्रेसेस की मदद से। इसके अलावा और बहुत से अप्लायंसेज होते हैं, फंक्शनल अप्लायंसेज हो गए, रिमूवेबल अप्लायंसेज हो गए, जिनकी मदद से हम दांतों को अलाइन करते हैं, ना कि दांतों को। बल्कि लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग अगर यंगर एज में छोटा बच्चा आए तो हम अगर कुदरती तौर पे कुछ का जो है वो ऊपर का जबड़ा जो है वो ग्रो नहीं सही कर पाता या नीचे का ज़्यादा ग्रो कर जाता है, तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं with the help of functional appliances. तो not only teeth, we're dealing with the skeletal system on the whole. तो ये है जी, ये है जी। अब बड़े अच्छे से डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में हमें एक्सप्लेन किया है कि क्यों दांतों की अलाइनमेंट ज़रूरी है। नंबर 1 कॉज उन्होंने बताया, कॉस्मेटिक रीजंस भी हैं कि इंसान अच्छा लगता है, दांत तो एक तो लेवल में होता है, दूसरा सफाई आसान होती है, लेटर इन लाइफ पेरिडोंटल इशूज, जिन्होंने गम के मसूड़ों के इशूज़ बताए वो हो जाते हैं। एक कॉल है जी हमारे पास, वो अटेंड करते हैं फिर और बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब ने इतनी क्लैरिटी से अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, मेरे ख्याल में सब लोग अलाइनमेंट जो है वो दांतों की ठीक रखना चाहेंगे। अब हम सिर्फ लेकिन गाड़ी के अलाइनमेंट की बात नहीं करेंगे, दांतों की अलाइनमेंट भी इम्पोर्टेंट होती है। उतनी क्लैरिटी और अच्छी बातें इन्होंने जो आपने पहला सब्जेक्ट था उस पर की थी। मैं एक छोटा ब्रीफली अर्ज करूंगा कि ये बहुत बड़ा इशू है। ये बच्चियों की शादी, करोड़ों बच्चियां जो हैं घरों में बैठी रह जाती हैं, ये एहसास ज़िया है और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की कमी है। डॉक्टर साहब ठीक कह रही थी और इस्लामिक वैल्यूज भी हमें यही सजेस्ट करती हैं। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए कि आपका जो टीवी मीडिया इसको इस कदर इस इशू को तबाहकुन हद तक लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम देखिए, शाम के प्रोग्राम देखिए, हर वक्त शादी ब्याह में जो कुछ वो ग्रैंडर और ग्रैंडियोसिटी डिपिक्ट करते हैं। एक मिडिल क्लास फेथ ऑनेस्ट आदमी, उसके लिए तो जिंदगी जो है इन लोगों ने जीरन की हुई है। ये चीजें जो है दुरुस्त करने वाली हैं। ये मीडिया का रोल है कि सादगी जो है उसको प्रमोट करे। आपका मीडिया जो है इस कदर वाहियाती वहाँ हो रही है, नाच गाना, डांस, उछल कूद, ये बताइए कोई पाकिस्तान का कल्चर है? और यही चीजें फिर आगे शादी ब्याह में हो रही है। इंडियन कल्चर जो है वेस्टर्न कल्चर से भी बढ़ के मैं कहता हूँ कि इंतहा हो गई है। ये चीजें जो है मैं समझता हूँ आपके हेल्थ चैनल को ये सादगी की तरफ लाना चाहिए, लोगों को तरगीब देनी चाहिए। और ये जो चैनल जो सुबह मॉर्निंग के आप तमाम उठा लें, लाखों लाखों को एक वो पहन के बैठी होती हैं कपड़े, आप बताएं कि इस तरह कभी सादगी आ सकती है? ये ग्रैंडियसिटी और ग्रैंडर हाई कंजम्पशन सोसाइटी इन्होंने बना दी है। गरीब मुल्क है,
लेकिन इस वजह से, ऐसी चीजों की वजह से करप्शन हो रही है। जब बच्चियों की शादी नहीं होगी, माँ बाप करप्शन करेंगे, मुनाफाखोरी की इंतहा करेंगे। एक छोटा सा जो स्ट्रीट वेंडर जो फल बेचता है वो भी मुनाफाखोर और वो भी डाकू चोर बन चुका हुआ है। इन चीजों को रोके। बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वेरी जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यूज। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज जो हम लोग के हैं, अगर हम उन पे अमल भी करना शुरू कर दे तो नथिंग लाइक दैट। और आई होप इनकी बातों से कुछ लोगों ने सीखा ज़रूर हो। एक और कॉलेज है हमारे पास, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? राफिया बोल रही हूँ। वाओ, चले चले हो जाता है, डजंट मैटर। राहिला बोल रही हूँ, राफिया है ना? आपसे बात करने के एक्साइटमेंट में चले, मैं भी एक्साइटेड हो गई, मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई। आपका एक्चुअली सवाल इतना अच्छा था कि मैं मजबूरन कॉल करना ही पड़ा। चले जी, क्या कहना चाहेंगी, जल्दी से बता दीजिए। ये कहना था कि बातें तो सब करते हैं टीवी पर, लेकिन वो बहुत महंगे कपड़े पहन के, बहुत फैशन करके सब लोग, मतलब आप दूसरे चैनल्स की बात करूँ, हेल्थ की नहीं बात करी। हमें कभी ऐसे देखा है आपने? रोल मॉडल नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ दूसरे चैनल से मैंने देखे शादियों के प्रोग्राम दिखा रहे होते हैं, इतने हेवी ज्वेलरी, हेवी ड्रेसेस पहन के। तो आप क्या शो करना चाह रहे हैं कि जाहिर आप शादी इस तरह होनी चाहिए? तो ये तो मतलब इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ईजी। और बहुत सारे लोग शादी इसलिए भी नहीं करते कि हमें इतना खर्चा करना पड़ेगा। और इनफैक्ट मैं तो आपसे कहूँगी कि आप मतलब जिस तरह के रोल मॉडल्स बने लोग टीवी पे जो आते हैं, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, कि वो शादी सिंपलिसिटी मतलब सिंपल वे में करके दिखाएं, और ताकि मतलब दूसरे लोग फॉलो करें। अब मतलब जो लोग दिखाते हैं टीवी पे आते हैं कि इतने हेवी कपड़े पहने हुए, ज्वेलरी पहने हुए, अब लोग वो कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि हमें भी ये ऐसी ज्वेलरी चाहिए, ऐसे ही कपड़े चाहिए, हमें भी इसी तरह से करना। और इसलिए मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, कहते नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हम पैसे पहले बहुत पैसे जमा करना है, उसके बाद हम शादी, मतलब शादी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ठीक है जी। इसलिए मैं कहूँगी आप शादी करें और बहुत सिंपल वे में करके दिखाए ताकि आप रोल मॉडल बने। अच्छा जी, मुझे शादी करनी पड़ेगी इसके लिए? वो किसी न किसी को तो इनिशिएट करना, रोल मॉडल बनना है, तो व्हाई नॉट यू? हम आपको इतना पसंद करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, तो इसीलिए आई होप। चलिए जी, जो मैं करूंगी तो मैं बिल्कुल उसी तरह करूंगी जिस तरह मैं भी डिपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच। Coming back to the topic, यहाँ तो मुझे शादी करनी पड़ जाएगी प्रूफ कराने के लिए। अच्छा जी, ओके, हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर मिशेल कि दांतों के अलाइनमेंट की ज़रूरत इसलिए। ठीक है जी, ये बात तो हम लोगों ने डिफाइन करी। अब दांतों के अलाइनमेंट के राइट टाइमिंग क्या होती है? बिकॉज माँ बाप अक्सर इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि किस वक्त कराएं, किस वक्त ना कराएं, ये बहुत जल्दी तो नहीं है, ये बहुत लेट हो गया है, अब तो बहुत टाइम लग जाएगा, चलो छोड़ो, कोई क्राउन ब्रिजिंग के ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं। तो किस वक्त करानी चाहिए? मेरे हिसाब से ये पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है कि बच्चा जितनी कम उम्र का होगा और ट्रीटमेंट उस एज पे स्टार्ट कराएगा, उतना ही वो देर पा इफ़ेक्ट्स उसके होंगे। पहली बात है कि लोग जो है वो अक्सर दूध के दांतों को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, कहते हैं चलें दूध के दांत गए, डेसिडुअस जान देने हमें, हम कहते हैं नहीं वो दूध के थे, परमानेंट आ जाएंगे। लेकिन उनका समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर दूध के दांतों की केयर नहीं की गई, ट्वाइस अ डे ब्रशिंग को एनफोर्स नहीं किया गया, और उनकी डाइटरी हैबिट्स, यानी कि बच्चे आजकल जंक कैंडीज़ वगैरह खाते हैं जिनकी वजह से बहुत कीड़े लग जाते हैं, उसकी वजह से अर्ली लॉस हो जाता है आपके दूध के दांत का। तो अगर वो जल्दी निकल जाएं तो उसकी वजह से दांतों की जो परमानेंट दांत आएंगे वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह निकल जाएगा, जिसकी वजह से इट लीड्स टू क्राउडिंग एंड अदर ओक्लूजन प्रॉब्लम्स। तो इसको जो है वो काफ़ी का मतलब है दांत प्रॉपर्ली अलाइन ना हो, तो उसके लिए पेरेंट्स को काफ़ी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है विद द चिल्ड्रन। ट्रीट और यहाँ जॉइंट में नहीं प्रॉब्लम आ जाता जी, TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में भी इश्यूज, मुंह खोलने में जो यहाँ जो हमारा जॉइंट यूज हो रहा है, वो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में भी जाहिर है जब आपके दांत सही मिलेंगे नहीं आपस में, तो ज़ाहिर इंसान कुदरत की वजह से और अपने ईज़ की वजह से अपनी दांतों को मिलाने के लिए जबड़े को थोड़ा हिला के मिलाएंगे, जिसकी वजह से इट लीड्स टू प्रॉब्लम्स इन द TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एज वेल। तो जितनी कम उम्री में इलाज शुरू कराएं, विच इज़ अबाउट 8 to 9 years, क्योंकि आपके जो केनाइन, जो परमानेंट केनाइंस होते हैं वो अबाउट जो है ना वो इस एज में आप पैल्पेट करके चेक करते हैं जी, पैल्पेट करके देखते हैं। तो ये उम्र अच्छी है और पेरेंट्स को हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस
का ज़रा इशू है, लेकिन आपके इन प्रोग्राम से डेफिनेटली अवेयरनेस फैल रही है। तो मैं जो है वो व्यूअर्स को कहूँगी कि बिल्कुल आप, बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर छोटी उम्र में नहीं कराया तो बड़े होके कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज केसेस हैं 60s 70s, यू नो इस एज में अबाउट 50 60s की एज में भी अडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स भी प्रैक्टिस करी जा रही है और बिल्कुल वो भी उतनी ही जो है वो अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। तो जिस एज में भी हो आप कराएं, लेकिन जो स्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं जाहिर है वो अगर, क्योंकि जो जबड़े का प्रॉब्लम है, अगर कोई जबड़ा कम ग्रो करे ज़्यादा ग्रो, तो वो जो है वो एट एन अर्ली स्टेज डील करा जाए तो बेहतर है, क्योंकि एट अ लेटर स्टेज फिर सर्जिकल होना पड़ता है, जिसकी वजह से इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू सर्जरी व्हेन यू आर एन अडल्ट, विच इज़ आफ्टर 13 to 14 इन गर्ल्स, और अबाउट लड़कों में 14 से 16 साल की उम्र के बाद जो है सर्जरी करनी पड़ जाती है। डेफिनेटली, क्योंकि आपकी जब आप अर्ली स्टेजेस में कराते हैं तो फंक्शनल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इट होल्ड्स आइदर द अपर जॉ और द लोअर जॉ इन प्लेस, ठीक है, और एक जॉ को आप ज़्यादा मूव कराते हैं, एक जॉ को, तो वो ग्रोथ हो रही होती है। जब ग्रोथ सीज हो जाती है यानी कि रुक जाती है एट प्यूबर्टी इन मेल्स एंड फीमेल्स, तो उसके बाद जो है वो ग्रोथ नहीं हो सकती कुदरती तौर पे, तो उसके लिए सर्जरी पे बोन, जिससे हम एक प्रोसेस कहते हैं कि उसमें रीमॉडलिंग होती है, इन अ सेंस के आप जब उसकी मूवमेंट कराते हो तो वो रीमॉडल होता है बोन, ठीक है, और ठीक है प्रॉबेबली उस वक्त तक हम कहते हैं कि इतना वो सख्त हो गया है कि उसकी रीमॉडलिंग आसान नहीं है, बट टाइम थोड़ा लगता है, बट कर नहीं सकते, बिकॉज आई हैव सीन केसेस जो कि इन्होंने 30 में भी 40 में भी 50 में भी they're going through that orthodontic treatment. One has to understand कि एक डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं और एक स्केलेटल इश्यूज होता है। अगर डेंटल मैलोक्लूजन है यानी कि दांत आपस में अलाइंड सही नहीं है, तो उस केस में जो है वो ब्रेसेस से सही हो जाता है। लेकिन अगर आपकी जबड़ा ही जो है, एक कभी कभी आपने देखा है कि आपका मैंडिबल जिसे कहते हैं वो आगे होता है, तो वो जो है आपकी, जब तक आप सर्जरी ना करें अनलेस, या फिर एक प्रोसेस है जिसे हम ऑर्थोडोंटिक कैमोफ्लेज कहते हैं, जिसे हम दांतों को कैमोफ्लेज के जरिए भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन उस पे वो आइडियल रिजल्ट्स नहीं देंगे, लेकिन इट कैन बी डन एट एनी एज, इट कैन बी डन एट एनी एज, लेकिन अर्ली, जितना अर्ली से अर्ली कराएं उतना पेरेंट्स के लिए अच्छा है। और प्लीज़ बच्चों को जो है वो ट्वाइस अ डे ब्रशिंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट प्लीज जरूर इन्फोर्स कीजिए, बिकॉज उससे फिर ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बिफोर गोइंग टू बेड एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट, नॉट बिफोर ब्रेकफास्ट। सही, आप बिफोर ब्रेकफास्ट रिंस कर सकते हैं, आप माउथ वॉश कर सकते हैं, बट फायदा नहीं है कि आपने उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लिया और पूरा मुंह आपका वैसे ही हो गया। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट ब्रशिंग करना इज एक्चुअली द राइट वे। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आके इतने एक तो इतनी इमरजेंसी में आई हुई, और सबसे पहले फिर आके उन्होंने इतने प्यार से, इतने अच्छे से, इतना एक्सप्लेन करके आप लोगों को बातें समझाई। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। ओके व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जी हम आज बात करने वाले हैं किडनी स्टोन्स पे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।